So now this is lecture number 3, heading measurement. लेक्चर 3 मैंने गलत बोल दिया, इसमें करेक्शन करते हैं, क्योंकि पहला तो लेक्चर 0 था, तो ये कौन सा हुआ? लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1 एंड नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 2. So the first question, what is measurement? तो जब भी हम मेजरमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उससे मतलब क्या होता है? जिस क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे होते हैं जैसे मेजरमेंट, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सेम वर्ड हम डेफिनेशन में यूज नहीं करें. तो मेजरमेंट में बेसिकली क्या करते हैं? मुझे इसकी लंबाई नापनी है, ये एक पेन, इसकी लंबाई मुझे नापनी है, तो क्या करूंगा? एक स्केल लूंगा. स्केल क्या है? स्टैंडर्ड. टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ मैं. स्केल है स्टैंडर्ड, हमने पहले से तय किया हुआ, इतनी लेंथ है तो इतना सेंटीमीटर, इज स्टैंडर्ड. ये क्या है? इसको बोलते हैं मेजरेंड. जिसे नापना है उसको बोलते हैं मेजरेंड, अननोन क्वांटिटी. मैं इस पेन को स्केल के साथ अटैच करूंगा, अटैच करके देखूंगा ये कहाँ तक पहुंचा, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं. तो मेजरमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं? तराजू से तोल रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हो कांटा बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, उधर बाट रख रहे हो, उधर सब्जी रख रहे हो. बाट के वजन का कंपैरिजन सब्जी के वजन से कर रहे हो. इट इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है? स्केल स्टैंडर्ड, बाट स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या है? अननोन क्वांटिटी. तो मेजरमेंट में सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे, मैंने कीवर्ड्स तुम्हें बता दिया, एक इमेज दी, वो दिमाग में रखकर ये डेफिनेशन लिखोगे. इट इज एन एक्ट, ACT एक्ट. इट इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, B/W, एक्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन मैग्नीट्यूड. अंग्रेजी भी सही लिखोगे ना, ANG का प्रयोग सही होना चाहिए. एन अननोन मैग्नीट्यूड एंड प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित, पहले से तय किया हुआ, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. तो स्टॉप. तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट. मेजर किसको करेंगे? मेजरेबल क्वांटिटीज को. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? मेजरेबल होती हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? तो इसकी डेफिनेशन दिखाएंगे. नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज. इसमें तुम डैश आगे लिख सकते हो. एनी मेजरेबल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग एक्सटर्नल फैक्ट. अब एक्सटर्नल फैक्ट मैंने शुरू से उठा लिया, पहले जो बताया था ना तुम्हें, फिजिकल फैक्ट्स था, एक्सटर्नल फैक्ट्स. तो तुमने लिखा एनी मेजरेबल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग एन एक्सटर्नल फैक्ट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी. इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है और कोई एक्सटर्नल फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी. कैसे एक्सप्रेस करते हैं? स्टैंडर्ड सिंबल है Q से दिखाते हैं उसको. Q इक्वल टू छोटा n U की रिप्रेजेंटेशन मेंशन कर दोगे. एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, उस क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज n. एंड U इज यूनिट. जैसे लेंथ L इक्वल टू 10 मीटर. M स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर इज यूनिट, 10 इज न्यूमेरिकल वैल्यू. तो में से कुछ बच्चे मीटर सही तरीके से नहीं लिखते, ऐसा M बना देते हैं मीटर के लिए. दिस इज रॉन्ग. हमेशा मीटर ऐसे लिखा जाएगा स्मॉल m, यही वाला m बनेगा.
चाहे तुम उसको स्मॉल बोलते हो, तो सिंबल्स में तुम्हें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा फिजिक्स में। ऐसा एम बनेगा हाथी की सूंड वाला। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा। यहाँ से हमको क्या सीखना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है? यहाँ से हमको ये सीखना है कि जैसे जैसे क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यूनिट छोटी या यूनिट बढ़ेगी तो क्वांटिटी छोटी। n न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे 10 मीटर को अगर लिखूंगा सेंटीमीटर में तो क्या लिखूंगा? 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स भी हमको आने चाहिए। तो तुमने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, यूनिट हो गई छोटी, तो ये हुई फिजिकल क्वांटिटी। अब ये कितनी तरह की होती हैं? सम हैविंग टाइप्स। एक होता है सब्जेक्ट को पढ़ना, एक सब्जेक्ट को सही सीक्वेंस में पढ़ना, जिससे अंडरस्टैंडिंग बनती चले जाए। तो एक सीक्वेंस तुम्हारे पास होना चाहिए चीजों को समझने का, कि फिजिकल क्वांटिटी आई, फिर उसके टाइप्स। तो टाइप्स में 3 टाइप्स हैं जिनसे तुम्हें फैमिलियर होना है। फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज जानते हो? सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्यों बोला, क्या पहचान है? दिस कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ या ऑब्टेन डिराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल। तो इसमें 7 डैश लगा लिख दोगे। 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं बताओ? मास, लेंथ, टाइम, ये 3 तो पता ही है। करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आती हैं तो नहीं लिखना है, नहीं आती है तो लिखना है, ठीक है। फिर सेकेंड, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, दीज आर सप्लीमेंट टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कई बार कोई किताब छपती है और कुछ कंटेंट उसका रह जाता है साथ में जुड़ने से, तो फिर हम उस किताब के साथ उसका सप्लीमेंट छापते हैं। इसी तरह से तुम ये मान सकते हो कि कुछ क्वांटिटीज, कुछ मतलब 2 क्वांटिटीज, मेन क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज में जुड़ने से रह गई, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। सिर्फ 2 ही हैं, तो दोनों कौन कौन सी हैं? एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब जो भी हम पढ़ें उसकी हमारी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। HD हाई डेफिनेशन, या और आगे जाएं बोले तो 4K। पहले क्या था? केबल, RF सिग्नल, रेडियो फ्रिक्वेंसी, एक ही तार से ऑडियो भी आ रहा है, उसी से वीडियो भी आ रहा है। टीवी के पीछे लगाते थे एक तार एंटेना वाला, उसमें जो पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी थी उससे तुम फैमिलियर हो। उसके बाद आया ऑडियो वीडियो। अब 3 लीड लगने लगी, पीले रंग की वीडियो ट्रांसफर, वीडियो सिग्नल के लिए, रेड वाली लेफ्ट ऑडियो के लिए और व्हाइट वाली राइट ऑडियो के लिए। पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया। फिर आई HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, HDMI। पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और शानदार हो गई, HD। और उसके बाद वाली टेक्नोलॉजी क्या आ गई है? 4K। K स्टैंड फॉर किलो, 4K नहीं 4000, उसका कुछ लिंक है। तो हम जो कुछ भी पढ़ें वो ऐसा नहीं पढ़ें जिसमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो धुंधली हो, क्लियरिटी के साथ पढ़ें। तो क्या तुम एंगल और सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन कर सकते हो, इनको डिफाइन कर सकते हो? क्या होता है सॉलिड एंगल, क्या तुम समझा सकते हो? व्हाट इज सॉलिड एंगल?
तो दीज आर द बेसिक्स। देखो ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो तुम्हारी प्रेजेंट नीड है वो पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे जो भी मेन क्लासेस चल रही हैं उसमें तुम्हारी प्रेजेंट नीड हो सकती है कि तुम्हारे जो DPPs हैं, DRS वगैरह हैं, मतलब रिविजन शीट्स हैं या जो तुम्हारी शीट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तुम्हारी प्रेजेंट नीड, करंट नीड पूरी नहीं होगी। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तुम्हारा जो एग्जाम है फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बनेगी, तुम फाइनल एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे धीरे धीरे, क्योंकि हमने क्लासेस लेट चालू किए हैं। तो अब धीरे धीरे तुम जब वहां तक पहुंचोगे, ऐसे टॉपिक्स पर पहुंचोगे जो तुम वहां पर बाद में पढ़ोगे, यहाँ पहले पढ़ लोगे, उसमें तुम्हारा ग्रिप अलग होगा। तो ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसा कुछ बता दूं जिससे तुम्हें अभी हैंड टू हैंड कोई फायदा हो जाए। हैंड टू हैंड कोई फायदा नहीं होने वाला। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी तुम्हारी, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्लियरिटी आनी चाहिए। एंगल, सॉलिड एंगल हमारे कई जगह काम आए। तो एंगल का तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 2D होता है। 2D मतलब एक प्लेन में 2 डायमेंशन, कि अगर ये एक सर्कल है और इस पे मैंने कंसिडर किया आर्क AB जिसकी लेंथ AB है और ये एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ थीटा जिसकी रेडियस सर्कल के R है, तो एंगल थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस। ये छोटी क्लास से तुम जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई जगह काम आता है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 2D है और देखने पर पता चल रहा है कि यूनिट ऊपर नीचे कट गई, वो भी लेंथ है, अभी लेंथ है। जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सॉलिड एंगल क्या है? तो इसकी इमेज देखो। तुमने मिलिट्री वालों का तंबू देखा है? मिलिट्री वालों का तंबू ऐसा लगता है। जिस शेप को तुम क्या बोलते हो? कोन। कोन इज 3D ऑब्जेक्ट। मेहंदी मारने के लिए जो तुम कोन इस्तेमाल करते हो ये 3D ऑब्जेक्ट। यहाँ ये जो एंगल बना है, यहाँ तो मैंने सिंपल इससे दिखाया एक लाइन से, यहाँ दिखा रहा सर्कल से, और इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से। इसको आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है वो इतना कि एंगल को हम ऐसे दिखाया, 3D एंगल है, ओमेगा से दिखाया। अगर ये वाला एरिया A है, इस पैच का एरिया, और ये डिस्टेंस यहाँ से अगर R है, तो ऐसे सिचुएशन में सॉलिड एंगल होता है ओमेगा इक्वल टू A। तुम्हें पता है एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई, यानी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो नीचे जो क्वांटिटी आएगी वो भी मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, तो R का स्क्वायर इतना होता है। अब इसकी इमेज ये है, एक तो मिलिट्री वालों का तंबू है ही सही, दूसरी इमेज ये है, ऐसे मान लो यहाँ पर मैंने मोमबत्ती जलाई, टॉर्च जलाई, मोमबत्ती जाने दो, टॉर्च जलाई, टॉर्च से लाइट जाएगी, यहाँ एक रोशनी का गोल दायरा बनेगा। उस रोशनी के गोल दायरे को तुम मान लो ये है, टॉर्च का जो बल्ब है वो ये है। तो तुम कंसीडर कर सकते हो कि स्फीयर जिसके सेंटर पर ये बल्ब है और उस स्फीयर का एक पैच होगा ये जो तुम देख रहे हो, और उस स्फीयर की रेडियस होगी R। यहाँ सर्कल था 2D ऑब्जेक्ट, यहाँ स्फीयर है 3D ऑब्जेक्ट बॉल, तो ये 3D एंगल। तो तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि पूरा सर्कल जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा। लॉजिक सिंपल सा है, पूरा सर्कल लेंगे तो आर्क हो गया सर्कमफ्रेंस 2πr अपॉन R। तो 2π जिसे नापते हैं यूनिट रेडियन में, यूनिट क्या होती है अभी पढ़ेंगे, 2π रेडियन। और यहाँ अगर पूरा स्फीयर हो तो स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, तो एक ही जगह लिखेंगे 4πr स्क्वायर और नीचे आएगा r स्क्वायर कैंसिल हमें मिलेगा 4π, और इसकी यूनिट अभी पढ़ेंगे हम स्टेरेडियन, ऐसा स्टेरेडियन। तो ये सॉलिड एंगल, ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल, कैसे काम आता है आगे प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई फिजिकल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, देन डिराइव्ड, थर्ड डिराइव्ड। और डिराइव्ड तो बहुत सारी क्वांटिटी तो डिराइव्ड की कैटेगरी में आप डिराइव्ड क्वांटिटीज में डैश डाल के लिखोगे, these can be obtained
These can be obtained from fundamental quantities. These can be obtained from fundamental quantities such as force, work, energy, power, torque, etc. ये सब derived है. Force, work, energy, power, velocity कुछ भी लिख दो, ये सब derived है. तो हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ लिए. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम नापना चाहते हैं. मेजरमेंट हमने पढ़ा, नापने के लिए क्या करना है. तो नापने के लिए हमें वो स्टैंडर्ड चाहिए. वो स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा? तो मेजरेंट तो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी. मेजरमेंट करना है, उसमें दो चीजें, मेजरेंट एंड स्टैंडर्ड. वो स्टैंडर्ड क्या, उस पर आते हैं. उस स्टैंडर्ड को कहते हैं यूनिट. तो नेक्स्ट हेडिंग यूनिट. तो यूनिट क्या होती है? हमने पहले से तय कर लिया इतनी लेंथ को हम 1 मीटर मानेंगे या इतने मास को हम 1 किलोग्राम मानेंगे. तय कर लिया, स्टैंडर्ड मान लिया. बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक अच्छी यूनिट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो हम ध्यान रखते हैं. तो यूनिट की सिंपल सी डेफिनेशन हम लिखेंगे. इट इज प्री डिटरमाइंड, पहले से तय किया हुआ. इट इज प्री डिटरमाइंड fixed magnitude, predetermined fixed magnitude set as standard. तो predetermined fixed magnitude जिसे हमने standard बना दिया उसको कहते हैं unit. Predetermined fixed magnitude set as standard. Subheading properties of good unit. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट पढ़ने से पहले स्टैंडर्ड का क्या मतलब है वो क्लियर होना चाहिए. स्टैंडर्ड कितनी तरह के होते हैं ओरली डिस्कस करेंगे. तो स्टैंडर्ड किससे बना सकते हैं? स्टैंडर्ड क्या होता है? कुछ भी नापना. पहले हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं थे तब भी मेजरमेंट तो होता था बिना स्टैंडर्ड के भी. जैसे पहले जो मेजरमेंट होता था कैसे होता था? अनाज नापना है तो दोबा भर के, कितने भर के. अब किसी का हाथ बड़ा है किसी का हाथ छोटा है तो स्टैंडर्ड नहीं. पहले बार्टर सिस्टम चलता था, एक्सचेंज सिस्टम चलता था. इतनी भेड़ों के बदले इतने चावल, इतने कपड़े. स्टैंडर्ड्स नहीं थे हमारे, बाद में स्टैंडर्ड्स आए. जैसे हमने तय कर दिया, जैसे लेंथ स्टैंडर्ड की बात करूं तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए. लेंथ को फर्स्ट टाइम जब स्टैंडर्डाइज किया गया था तो 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया था. तो अगर हम अर्थ की सरकमफ्रेंस को नापें 2 पाई आर, रेडियस पता है 6400 किलोमीटर, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं. वो सरकमफ्रेंस का 1/4 निकालें, यानी किसी एक पोल से इक्वेटर तक की डिस्टेंस. तो वो जो 1/4 आता है वो आता है 10⁷ मीटर. अब इसको 10⁷ से डिवाइड कर दो तो क्या बचा? 1 मीटर. तो जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी? इट इज 1/10⁷ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द पोल ऑफ द अर्थ टू इट्स इक्वेटर. It is defined as 1 standard meter. पर इसमें कुछ डिसएडवांटेज थी. इसको नापना बड़ा मुश्किल है, कैसे नापेंगे? हाउ टू कंपेयर? वेरी डिफिकल्ट. तो हमने रीडिफाइन किया. जैसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ वो चींटी जा रही है उसकी लंबाई 1 मीटर और उस चींटी को कहाँ ढूंढते फिरेंगे कंपैरिजन के लिए. या हमारे गांव में जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई 1 मीटर. तो साइज जो है मतलब यूनिट जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए. हर किसी को यूनिट नहीं बना सकते. तो रीडिफाइन किया हमने इसको. रीडिफाइन किया हमने प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की बार बनाई, रेक्टेंगुलर बार. प्लेटिनम इरिडियम इसलिए लिया क्योंकि इसका वियर एंड टियर सबसे कम होता है, इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, घिसाव नहीं होता, समय के साथ ये टिकाऊ. तो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की एक बार बनाई, उस पर 2 पैरेलल लाइंस खींचे एनग्रेव की. 2 पैरेलल लाइंस कैसे? अगर ये बार है सपोज, तो एक लाइन यहाँ दूसरी लाइन यहाँ, दोनों लाइंस के बीच का गैप 1 मीटर. यहाँ एक सोने का खूंटा गाड़ दिया गोल्डन प्लग, यहाँ एक सोने का खूंटा गाड़ दिया ध्यान रखने के लिए कि लाइन यहाँ है गोल्डन प्लग. अब इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच का जो गैप है दैट इज स्टैंडर्ड 1 मीटर. अब हम जानते हैं लीनियर एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्दी में.
तो हमने क्या किया, इसको प्रिजर्व करके कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ब्यूरो में पेरिस में रखा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, कंट्रोल टेम्परेचर प्रेशर पर रखा। तो वो कहलाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। इससे कंपेयर करके हम दूसरे पर मार्किंग लगाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। हर एक कंट्री में एक एक पहुंचा दिया। उससे कंपेयर करके हमने बनाया टर्शरी स्टैंडर्ड, जहां पे प्रिसीजन या एक्यूरेट वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, प्रिसीजन चाहिए होता है। ये भी पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में आएगा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर। तो ये जहाँ पे प्रिसाइज एक्यूरेट वर्क चाहिए होता है, वहाँ पर हम टर्शरी स्टैंडर्ड काम में लेते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में। उनसे कंपेयर करके बनाया वर्किंग स्टैंडर्ड। तुम्हारे पास जो प्लास्टिक के, लकड़ी के स्केल हैं, उन पे जो मार्किंग है वो उससे कंपेयर करके बनाई गई है, तो उसकी लीजिबिलिटी और कम हो गई। वर्किंग स्टैंडर्ड, काम चलाओ, काम चल जाता है। तुम दो अलग अलग कंपनी के स्केल लो, नटराज, कैम्बलिन, दोनों के स्केल को मैच करो, स्टार्टिंग डिवीजन एंड डिवीजन मैच हो जाएगा। और बीच में हो सकता है किसी एक में डिवीजन पास हो शुरू में, बाद में दूर हो, मिसमैच होगा कहीं ना कहीं। मिसमैच हो रहा है मतलब एक्यूरेसी कम है, तो वो है वर्किंग स्टैंडर्ड। फिर उनसे भी कंपेयर करके, जैसे लोहे के पार्ट हैं, सब्जी वाला क्या करता है, लोहे के पार्ट से कंपेयर करके पत्थर के पार्ट बना देता है, उसको बोलेंगे सब वर्किंग स्टैंडर्ड। अभी और बात है कि हम उस पर भरोसा करते हैं, तो ठीक है, पत्थर के पार्ट से तोल के तरह तो भी हम ले लेते हैं, बट वो कैसा स्टैंडर्ड है, सब वर्किंग स्टैंडर्ड। तो ये कैटेगरी है अलग अलग स्टैंडर्ड्स की। इसमें एक रफ आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मीटर कितना होता है। ये जो बार स्टैंडर्ड थी उसके बाद फिर से डिफाइन किया गया, क्योंकि बार स्टैंडर्ड के साथ एक ड्रॉबैक है। मान लो भूकंप आ जाता है और वो पूरा का पूरा बिल्डिंग है जहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंट्रोल करके मेंटेन करके रखा, वो धंस जाती जमीन में, तो स्टैंडर्ड को हम खो देंगे। तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल। अगर कभी कुछ हो जाए डिजास्टर, तो भी हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। तो हमने फिर से डिफाइन किया उसको। एक एलिमेंट है क्रिप्टन 86। 86 क्या है इसका, मास नंबर या एटॉमिक नंबर? तो ये वेरीफाई करना, क्रिप्टन देखते हैं। याद रखने का तरीका ये है कि हम इसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से लिंक कर दें। सुपरमैन की पिक्चर तुमने देखी, तो सुपरमैन के लिए माना जाता है कि वो क्रिप्टन ग्रह से आया है, और क्रिप्टन ग्रह का हरे रंग का क्रिस्टल जो है उसकी कमजोरी का कारण है। वो कभी दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं कि जहाँ पे भी वो हरे रंग का क्रिस्टल होता है। पर फैक्ट ये है कि क्रिप्टन जो हम बात कर रहे हैं, जिस क्रिप्टन की, वो ऑरेंज कलर के रेडिएशन एमिट करते हैं। तो क्रिप्टन 86 से ऑरेंज कलर के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन एमिट होते हैं, और इन रेडिएशन की पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेवलेंथ तुम लोग समझते हो, एक क्रेस्ट, एक ट्रफ मिलाकर एक वेवलेंथ बनती है। अगर ये एक वेव है तो एक पीक और एक ट्रफ, ये मिलाकर ये क्या हो गया, लैम्डा वेवलेंथ। तो अगर हम क्रिप्टन 86 से निकलने वाले ऑरेंज कलर की रेडिएशन की 1650763.73 नंबर ऑफ वेव्स काउंट करें। अब तो बोलो कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर आते हैं हमारे पास, उनसे हम काउंट कर लें। तो अगर काउंट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में ये पॉसिबल है, इसको काउंट करें तो ये जितनी दूरी में फैलेंगी वो दूरी होती है 1 स्टैंडर्ड मीटर, यानी 1 मीटर डिस्टेंस में ये फैलती है। तो ये डेफिनेशन आई। तो इसके साथ क्या एडिशनल फीचर जुड़ गया, रिप्रोड्यूसिबल है, कहीं पर भी हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, हर जगह मिल जाएगा जहाँ पे भी लेबोरेटरी। पर प्रिसीजन इसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, जितना ज़्यादा हमें टाइम के साथ डिमांड बढ़ती जाती है प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन और ज़्यादा चाहिए था हमको। तो 1960 में आकर फिर फैसला हुआ कि लाइट स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, लाइट स्टैंडर्ड, यानी लाइट की स्पीड के टर्म्स में डिफाइन किया गया 1 स्टैंडर्ड मीटर। हमें पता है लाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एग्जैक्ट जाए तो 2.9998 ऐसे कुछ आएगा डेटा। तो 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में चल रही है, तो 1 मीटर 1/3 × 10⁸ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में चलेगी। तो जितनी डिस्टेंस लाइट 1/3 × 10⁸ या एग्जैक्ट बोले 2.998 × 10⁸ पार्ट ऑफ ए सेकंड में चलेगी, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड मीटर। ऐसे हमने रीडिफाइन किया। ऐसे ही मास, तो 1 स्टैंडर्ड kg प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक ब्लॉक है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक, जिसके बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि उसकी हाइट और उसका डायमीटर बराबर है। जो उसकी हाइट है वही उसका डायमीटर है।
उसको प्रिजर्व करके रखा, उसका मास मानते हैं 1 kg। पर हमने इसको और तरह से भी डिफाइन किया, एटॉमिक स्टैंडर्ड यही बोले, ठीक है, एटॉमिक स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। कार्बन 12 के सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स लेंगे तो उनका मास 1 kg हो जाएगा, 1.225 ऐसे करके 10 की पावर 25 26 एवोगैड्रो नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उतने एटम्स का मास लोगे तो 1 kg हो जाएगा। फिर वाटर के लिए अगर बात करें तो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लें। पानी में विशेष गुण बनाया भगवान ने। क्या विशेष गुण बनाया? बाकी सब सब्सटेंस जब उनको ठंडा करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम कम होता है। पानी में कुछ अलग चीज़ है, पानी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ठीक है, बाकी सबके जैसा बिहेवियर है। 4 डिग्री से नीचे जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, डेंसिटी कम होने लगती है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है। यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है सॉलिड होने के बावजूद। ऐसा और कोई सॉलिड नहीं है जो लिक्विड से कम डेंस हो। सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है, पर पानी में एनामोलस बिहेवियर बोलते हैं। इसी की वजह से मतलब इसी से विश्वास करना चाहिए तुम्हें कि भगवान है, कुछ मैनेजमेंट चल रहा है। नहीं तो क्या होता, अगर ऑर्डिनरी होता तो जितने भी जलीय जीव जंतु और वनस्पति थी, सर्दी में झीलें जम जाती, ध्रुवीय प्रदेशों में सब जगह जम जाती, तो सब कुछ खत्म हो जाता, सभी तरह का जीवन नष्ट हो जाता। क्योंकि वो जो जमना शुरू होता वो नीचे से जमना शुरू होता, बर्फ जमकर नीचे बैठती, नीचे से जम के पूरा ही जम जाता। अभी होता है कि खाली सरफेस जमती है, अंदर वही पानी रहता है, वो सुरक्षित रहता है, अंदर ठंड नहीं जाता। तो ये वाटर में जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तो इसमें मैं जो बता रहा था तुमको, इसके बेसिस पर हम डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। पर्टिकुलर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर तुम 1 लीटर वाटर लोगे, 1 लीटर पानी, तो उसका मास होगा 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम, ऐसे डिफाइन किया। क्योंकि बाकी टेम्परेचर पे अलग अलग हो जाएगा, लीटर और किलोग्राम में अंतर आ जाता है। जैसे प्रैक्टिकली तुमने कभी सुना हो अपने मम्मी पापा के मुँह से कि तेल का पीपा लाए हैं या घी लाए हैं, तो लीटर में और किलोग्राम में अंतर आ जाता है। 15 लीटर आएगा तेल का पीपा, तो उसका जो वजन होगा वो 15 किलो से कम होगा, और 15 किलो आएगा तो उसमें क्वांटिटी जो निकलेगी 15 लीटर से ज़्यादा निकलेगी। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ठीक है, उससे डेंसिटी से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ऐसे ही स्टैंडर्ड सेकंड। तो इसमें एक बस रफ आइडिया होना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ होता है, कुछ भी याद नहीं करना होता कि हाँ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आज पढ़ लिया बस काफ़ी हो गया तैयार, हमेशा एक आइडिया तुम्हें हो गया, रफ आइडिया। उसके बाद हम गुड यूनिट की प्रॉपर्टीज को समराइज कर देते हैं जो पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड यूनिट में फर्स्ट पॉइंट, शुड बी वेल डिफाइंड, should be well defined and is of proper size and shape, and is of proper size and shape. Second point, it should be easily accessible and reproducible. It should be easily accessible, आसान पहुंच होनी चाहिए हमारे इस तक, एंड रिप्रोड्यूसिबल। कभी कोई अनहोनी दुर्घटना हो जाए तो हम इसको वापस ऑब्टेन कर पाए, रिप्रोड्यूसिबल। और क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छी यूनिट में, सोचो। थर्ड पॉइंट लिखो, it should be universally accepted या acceptable. It should be universally acceptable. कैसे? ऐसे समझो, कोटा में जो कपड़ा बेच रहा है दुकानदार, वो बोलता है मैं कपड़ा मीटर में नाप कर बेचूंगा। अब आसपास कहीं से, मान लो जयपुर से कोई व्यापारी आता है, उसको यहाँ पे कपड़ा खरीदना है। जयपुर में सिस्टम अलग है, वो बोलता है नहीं मैं तो जो कपड़ा खरीदूंगा वो खरीदूंगा फीट में नाप कर। तो अब चक्कर पड़ गया, यहाँ वाला बोलता है मैं मीटर में बेचूंगा, वाला बोलता है मैं फीट में खरीदूंगा, तो क्या लगाना पड़ा? कन्वर्जन फैक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। कोटा में जो जमीनों के भाव है वो स्क्वायर फीट में है, पर स्क्वायर फीट। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ साइड चले जाएंगे तो वर्ग गज या कुछ और स्टैंडर्ड चलता है। तो हमें कन्वर्जन फैक्टर लगाने पड़ते हैं। अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है। जब मर्जी होती है अमेरिका की, बोल देता है आपका रुपया हमारे डॉलर से इतना गिर गया।
अब मान लो सभी जगह रुपया ही चलता होता है या सभी जगह डॉलर ही चलता होता तो कितना आसान रहता। तो जो भी यूनिट हम बनाएं, स्टैंडर्ड सेट करें, वो कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज एक अच्छी यूनिट में होनी चाहिए। अब यूनिट के भी कुछ सिस्टम्स हैं। यूनिट बनी तो कैटेगराइजेशन किया हमने, नेक्स्ट हेडिंग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। क्या क्या सिस्टम्स? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो इसमें तुम फैमिली हो, फर्स्ट इज MKS, सेकेंड CGS, थर्ड FPS। MKS की फुल फॉर्म तुम जानते हो, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड फीट पाउंड सेकेंड। पर इन तीनों में मेजर ड्रॉबैक जो है वो ये है कि तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए प्रोविजन है, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7। मीटर किलोग्राम सेकेंड 3 के लिए प्रोविजन है, बाकी का कोई प्रोविजन इसमें नहीं। मीटर किलोग्राम सेकेंड के बारे में ऐसा है कि ये कुछ कंट्रीज में चलता था 1960 के पहले। जो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, CGS है, वो चला करता था अमेरिका में। तो पुरानी किताबें देखोगे अमेरिका में जो लिखी गई हैं तो CGS सिस्टम में मिलेंगी। FPS चलता था इंग्लैंड में। तो भारत में इंग्लैंड का राज्य रहा 200 साल तक। तो अगर तुम यहाँ की किताबें देखोगे तो FPS में लिखी हुई मिलेंगी, इंग्लैंड की भी FPS में लिखी हुई मिलेंगी। फिर 1960 के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया कौन से सिस्टम को? SI सिस्टम को मान्यता दी गई, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट के लिए प्रोविजन है। हालांकि बीच में एक सिस्टम और आया था MKSA, तो वो भी लिख सकते हो चौथे नंबर पे MKSA। तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्टेबल है फिजिक्स। A स्टैंड्स फॉर व्हाट? एम्पियर, करंट के लिए। यानी करंट को भी शामिल कर लिया, चौथी और आ गई। पर बाकी 3 उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तो फाइनली हमको SI को मान्यता देनी है। SI सिस्टम अंडरलाइन करके डैश लगाओ, यही तुम्हारे सिलेबस में है। SI सिस्टम को ही पढ़ना है। SI सिस्टम अंडरलाइन करके डैश लगाओ। फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। इट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट। ये तुम जानते हो तो नहीं लिखने की जरूरत, और नहीं जानते हो तो लिख सकते हो। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, कैंडेला, एम्पियर, केल्विन, मोल। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी खास बात क्या है? Why SI सिस्टम इज प्रेफर्ड? एक कारण तो तुम्हें समझ में आ गया, ऑल 7 फंडामेंटल यूनिट्स के लिए प्रोविजन है। उसके अलावा 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं। स्टार मार्क करके लिखोगे। कुछ चीजें मैं तुमसे बोलूंगा स्टार मार्क करके लिखो, मतलब इंपॉर्टेंट। कुछ चीजों को बोलूंगा स्टार विद बॉक्स। स्टार विद बॉक्स यानी स्टार को बॉक्स में बंद कर दो, फिर लिखो, मतलब नॉट इन सिलेबस। तो स्टार मार्क करके तुम लिख सकते हो। इट इज ए रैशनल एंड कोहेरेंट सिस्टम। रैशनल सिस्टम है और कोहेरेंट सिस्टम है। रैशनल, कोहेरेंट एंड मीट्रिक, एक और जोड़ दो। इट इज रैशनल, कोहेरेंट एंड मीट्रिक सिस्टम। इसलिए भी हम ऐसे सिस्टम को प्रेफर करते हैं। ये इसकी खास बात है। तो इसका मतलब क्या होता है? तुम में से कोई बता सकते हो तो बताओ। रैशनल का मतलब क्या है? कोहेरेंट होने का मतलब क्या है? मीट्रिक होने का मतलब क्या है? Go along with all of it, सबके साथ go along with that. अच्छा, और मैं समझता हूँ ये वो पोर्शन है जो तुम अपनी मेन क्लासेस में पढ़ चुके हो। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लिया तुमने। ये इंडिकेट करता है कि तुमने अपनी एनसीईआरटी को उठाकर रखा हुआ। तो इन वर्ड्स के मीनिंग और इमेजेस हमें क्लियर होने चाहिए। तुम किसी भी टॉपर का स्टेटमेंट पढ़ लो, जिसने टॉप किया, तुम्हारे AIPMT को टॉप किया है, IIT को टॉप किया है, जितने भी कंपटीशन को टॉप किया है, उसके स्टेटमेंट में साफ साफ वो बोलता है कि एनसीईआरटी मैंने फॉलो की है, एनसीईआरटी पर मेरा फोकस रहा है। तो एनसीईआरटी कोई उठाकर रख देने वाली चीज़ मूर्ति की तरह नहीं है कि उसकी पूजा करनी है, पूजा करने से हो जाएगी। एनसीईआरटी के पेज पलटने, तो आज से एक्सरसाइज चालू करनी, जो 15 मिनट बोला है, एनसीईआरटी के पेज पलटने, उसमें तुम बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हर बार जब तुम खोलोगे नई चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। तो मीट्रिक का मतलब तो होता है कि हम क्वांटिटीज़ को 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सारी क्वांटिटीज़ को 10 की पावर में अगर एक्सप्रेस कर सकते हो तो बोलते हैं मीट्रिक है सिस्टम। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर्स में हो जाएगा काम।
रेशनल होने का, कोहेरेंट होने का अलग अलग मतलब है। रेशनल होने का मतलब है कि एक तरह की क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट है। इसको वेरीफाई करना तुम्हें इस फैक्ट को जो मैं बोल रहा हूँ। एक ही तरह की क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट है। जैसे वर्क है, एनर्जी है, दोनों को किस में नाप सकते हैं? जूल। काइनेटिक एनर्जी है तो भी जूल, पोटेंशियल एनर्जी है तो भी जूल, हीट एनर्जी है तो भी जूल। वैसे हम जानते हैं हीट एनर्जी को कैलोरी में भी नापते हैं, तो कैलोरी जो ऐसा यूनिट नहीं है, जूल इज ऐसा यूनिट। तो एक ही यूनिट है तो रेशनल है। कोहेरेंट है मतलब किसी और यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए सिंपली बाकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से वो मिल जाती है, कोई उसमें मल्टीपल एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता। जैसे जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन इंटू मीटर, साथ में कुछ नहीं लगाना पड़ा। जैसे कैलोरी और जूल में लगाना पड़ता है कि W इक्वल टू JH, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल कांस्टेंट आता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल या 4.18 जूल, तो 4.18 फैक्टर लग गया तो बोलेंगे कोहेरेंट नहीं है। अब ये तुम्हें वेरीफाई करना है कि इसको कोहेरेंट बोलेंगे कि रैशनल बोलेंगे। इन दोनों में खिचड़ी बन जाती है कि रैशनल किसको कहते हैं, कोहेरेंट किसको कहते हैं। अगर इसको रैशनल कहेंगे तो पहले जो बोला उसको कोहेरेंट बोलेंगे, और इसको कोहेरेंट बोलेंगे तो उसको रैशनल बोलेंगे। तो ये वेरिफिकेशन तुम्हें करके आना है नेक्स्ट क्लास में। तो अगर रैशनल में बोल रहा हूँ एक ही क्वांटिटी, एक तरह की क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है, तो कोहेरेंट का मतलब हुआ कि कोई भी यूनिट बाकी यूनिट के सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमें मिल जाएगी, कोई मल्टीपल नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे वाट जूल पर सेकेंड, कोई मल्टीपल नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही सिस्टम की खासियत है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। हमने सिस्टम्स पढ़ लिए यूनिट्स। अब हमको डायमेंशंस पढ़नी है, ठीक है, और उसके बाद एरर एनालिसिस भी पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग डायमेंशन। अब डायमेंशन जो वर्ड है उसका डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें हम, तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है? डायमेंशन बोलते हैं तो जैसे इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये हो गई इसकी डायमेंशन। दूसरा ये भी मतलब है दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब क्या है? डायरेक्शंस, डायमेंशंस। पर यहाँ जो हम लिख रहे हैं, यहाँ जो पढ़ रहे हैं, दीज आर डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ये वो पावर्स होती हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगा देते हैं टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसको तुम्हें लिखना है, दीज आर द पावर्स। शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करोगे, जो भी तुम बना सकते हो खुद के लिए और बना सकते हो, क्योंकि ये नोट्स तुम्हें खुद ही समझने। जैसे ARER लिखने की बजाय तुम सिंपली R लिखो और उसमें थोड़ा सा घुमा दो ऐसे, जैसे तुम्हें याद हो जाए कि हाँ ये ARER वाला R है। These are the powers which are applied